हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है हमारा पार्ट 5 जिसके अंदर हम देखेंगे अपना फोर्थ टॉपिक जो कि है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जो जर्मनी और इटली है वो नेशन स्टेट कैसे बने, वो दोनों यूनिफाई कैसे हुए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 4.1 विच इज़ जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पर पहले जर्मनी की बात होगी और इसमें बताया जा रहा है कि जो आर्मी है उसने क्या भूमिका निभाई जर्मनी को यूनिफाई करवाने में, यूनिफिकेशन में जर्मनी की है, जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने में। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद चेंज हुआ बहुत कुछ, और जब 1848 से पहले माना जाता था कि नेशनलिज्म चाहिए तो डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए। 1848 के बाद जो है ये चीज़ बदल गई और ऐसा जो माना जाता था कि अगर हमें नेशनलिज्म चाहिए यूरोप में तो हमें डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन भी चाहिए होगा, ये सारी जो धारणा थी ये ख़त्म हो गई। ऐसा मानना शुरू किया लोगों ने कि डेमोक्रेसी रिवोल्यूशन के बगैर भी नेशनलिज्म हो सकता है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब जो कंजर्वेटिव्स थे अब वो तो नेशनलिज्म के अपोजिट थे, लेकिन अब उनके अंदर भी ये फीलिंग आई कि हाँ नेशनलिज्म उन्हें भी चाहिए। और क्यों उनके अंदर ये फीलिंग आई? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो स्टेट की पावर है वो बढ़े और पूरी यूरोप के ऊपर उनका डोमिनेशन आ जाए। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब जर्मनी और इटली जो है यूनिफाई हुए एज अ नेशन स्टेट्स। Widespread among middle-class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation-state government by an elected parliament. अब ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, ये सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा पसंद मिडिल क्लास के लोग द्वारा की जाती थी, यानी कि मिडिल क्लास के लोग इसे ज़्यादा प्रमोट करते थे, जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे वो। और 1848 में उन्होंने कोशिश भी की थी जो है यूनाइट करने की, जर्मन जो कॉन्फेडरेशन हुआ था उसको नेशन स्टेट में बदलने की। और वो मतलब बेसिकली ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड पार्लियामेंट से सेलेक्ट की जाए, लेकिन उनका जो ये सोच थी इसको जो है दबा दिया गया थ्रू मोनार्की एंड मिलिट्री। ठीक है, इसका जो सोच है इसको दबा दिया गया मोनार्की द्वारा। ठीक है, उनका जो लिबरल इनिशिएटिव था ये सोच थी कि नेशनलिज्म चाहिए और इलेक्टेड पार्लियामेंट के साथ चाहिए, ये सोच जो है वो दबा दी गई, रिप्रेस कर दी गई थ्रू मोनार्की एंड मिलिट्री। और इस चीज़ को जो है लार्ज लैंड ओनर्स जो थे प्रशिया के, जिनको जंकर्स बोलते हैं, उन्होंने, यानी कि वो मिलिट्री मोनार्की के साथ थे। अब उसके बाद से जो प्रशिया है उसको लीडरशिप दे दी गई नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कि उसे ही अब जो है, पहले से कोई अलग कंट्री नहीं होती जैसे जर्मनी इटली आज है, पहले प्रशिया ही था जर्मनी की जगह। तो प्रशिया को जो है लीडरशिप प्रशिया ने ले ली नेशनल यूनिफिकेशन के मूवमेंट के लिए। उसका जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, वो आर्किटेक्ट था इस प्रोसेस का, जिसकी हेल्प से जो है पर जिम्मेदारी आई, लीडरशिप आई नेशनल यूनिफिकेशन की, यानी कि जर्मनी को यूनिफाई करने की। तो उसमें जो है जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से ये पूरी प्रोसेस की। वो बहुत ही मेन थे इस प्रोसेस में। ब्यूरोक्रेसी यानी कि जिसमें एक स्टेट ऑफिशियल ही जो है सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगा, ना कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो टोटल 7 साल युद्ध लड़े गए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और आखिर में जो प्रशिया वो जीत गया और जो है यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। और जनवरी 1871 में जो प्रशिया का किंग था, प्रशियन किंग, वो कौन बना? विलियम वन, पूरा नाम है केजर विलियम वन। ठीक है, उसको जर्मन एम्परर बना दिया एक सेरेमनी में जो कि वर्सलीज में हुई थी। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, an assembly comprising the princes of German states, representative of army, important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia.
अब ये जो है कब बने थे, 18 जनवरी 1871 को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ठंडी सुबह थी। एक असेंबली हुई जिसमें जर्मन स्टेट के काफ़ी सारे प्रिंस आए हुए थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स आए थे जिनमें ओटो वन बिस्मार्क भी थे। और वो कहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, ये हॉल ऑफ मिलर्स पैलेस है, हॉल इसमें ये एक जगह का नाम है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरी असेंबली हुई थी और यहाँ पर ये नया जर्मन एम्परर जो है उसको किसको, केसर विलियम वन को बनाया गया प्रशिया का नया जर्मन एम्परर। Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. अब जो नई कंट्री बन गई थी जर्मनी, इसने ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किस पे किया, ज़्यादा मतलब दबाव डाला मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए, बैंकिंग, लीगल और जुडिशल सिस्टम है जर्मनी के, उनको इम्प्रूव करने के लिए। और इससे हो रही थी जर्मनी बाकी बची हुई जर्मनी के लिए एक मॉडल भी बने। यानी कि इसमें मेन यही था कि कैसे जो है ये सारे इन पे जो है दबाव डाला जा रहा था ताकि जो है कंट्री डेवलप हो और अच्छी बने। और ये सब कर कौन रहा था, ये सब कंजर्वेटिव्स ही कर रहे थे। हमने पहले क्या पढ़ा था, कंजर्वेटिव नेशनलिज्म के खिलाफ थे। बट अब यहाँ पर आर्मी की हेल्प से, बोला था ना आर्मी का क्या रोल है, यहाँ पर आर्मी की हेल्प से और खुद जो राजा है कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने खुद जो है नेशनलिज्म लाया, जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया। क्यों, ताकि उनकी स्टेट पावर बढ़े और वो पूरे यूरोप पर अपना डोमिनेंस इजीली जो है कर ले। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट है इटली यूनिफाई। इटली कैसे यूनिफाई हुई, इटली कैसे एक नेशन स्टेट बनी। फर्स्ट 4.3 रह जाएगी जिसका टॉपिक होगा द स्ट्रेंज केस ब्रिटेन। उसके बाद हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम जो है हमारा 5th टॉपिक कर लेंगे। आई थिंक 5 ही हैं, 6 हो गए तो 6 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनली चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इटली यूनिफाइड, जर्मनी का हमने देख लिया कैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, कैसे जो है पूरे जो जर्मन मतलब जो जर्मनी को यूनिफाई करने में खुद कंजर्वेटिव्स और मोनार्की ने कैसे मतलब किया, मतलब सब कुछ, जबकि ये कंजर्वेटिव्स और मोनार्की तो नेशनलिज्म के खिलाफ थे, लेकिन स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए और यूरोप पर अपना पूरा पॉलिटिकल डोमिनेंस लाने के लिए उन्हें खुद ही नेशनलिज्म किया, खुद ही जो है जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया विद द हेल्प ऑफ देयर आर्मी। तो अब जैसे जर्मनी यूनिफाई हो गया, अब देखते हैं इटली कैसे यूनिफाई हुआ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Emperor. During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely house. अब जर्मनी की तरह भी इटली की भी बड़ी एक लंबी हिस्ट्री थी और इटली भी जर्मनी की तरह काफ़ी सारी जो है डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता था मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर भी। और मिडिल 19th के समय पर, जब मिडिल 19th सेंचुरी चल रही थी, उस टाइम पर जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से ओनली जो सार्डेनिया पार्लियामेंट था उसी को सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो रूल करता था। बाकी पूरे एरिया को कोई ना कोई अलग मोनार्की, कोई अलग जो है राजा रूल करता था। यहाँ पर बताया गया है, नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल वॉज रूल्ड बाय पोप एंड साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. अब जैसा कि बताया कि मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सर्डेनिया पार्लियामेंट को ही एरिया को ही जो है इटालियन प्रिंस जो है वो रूल करता था। बाकी के 6 पार्ट्स को कोई एक, मतलब कोई अलग अलग राजा जो है रूल करते थे, 6 अलग अलग राजा, ठीक है। अब जैसे सपोज ये हमारा मैप है इटली का, तो अब इसमें नॉर्थ को कौन जो है रूल करता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यहाँ पर पूरा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो है रूल करता था। सेंटर को कौन रूल करता था, सेंटर को रूल करता था पॉप, यहाँ पॉप रूल करता था, ठीक है। और साउथ का जो पार्ट था उसको जो है बर्बन किंग्स जो है रूल करते थे स्पेन की। मतलब इतनी सारी जो है अलग अलग थी। सिर्फ
सार्डेनिया पाइडमेंट को ही इटालियन प्रिंस रूल करता था। और जो इटली की लैंग्वेज थी वो भी मतलब कॉमन नहीं थी, उसके भी अलग अलग वेरिएशन थी। और अब कहोगे कि जो है सार्डेनिया पाइडमेंट कहाँ है इनमें से, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग दिखा दिए, सारे दिखा दिए। तो सार्डेनिया पाइडमेंट है, ये ऑरेंज रीजन जो है ये सारा सार्डेनिया पाइडमेंट है, जिनको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। अब जब इटली की अलग से दिख रहा है कि बिल्कुल भी इटली यूनिफाइड नहीं था, इतने सारे चीज़ों में डिवाइडेड था, अलग अलग राजा रूल करते थे। और जो है इटली वन जो है कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी, इसकी भी बहुत सारी लोकल वेरिएशन थी। तो कैसे फिर इटली यूनिफाई हुआ ये देखते हैं। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. He had also formed a secret society called Young Italy for the of his goals. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब जब 1830s का टाइम था तब गिउसेप्पे मज़ीनी थे, इनका हमने पहले भी नाम पढ़ा है पिछली वीडियोस में। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा दम लगाया इटली को यूनिफाई कराने के लिए। इन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, ठीक है, जिनको यंग इटली कहते हैं। एक थी यंग इटली इन मार्सिलीज एंड दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। ये ही ऐसे ही दो नाम थे जो कि हम पिछली वीडियोस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। बट इनकी स्टिल इतना कुछ करने के बाद भी गिउसेप्पे मज़ीनी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो फेलियर हो गए, मतलब यानी कि फेल हो गए एक तरह से अपनी जो योजना बनाई थी उन्होंने उसमें, ठीक है। अब जब है ये जो फेल हो गए गिउसेप्पे मज़ीनी ये चीज़ करने में, इटली को यूनिफाई कराने में, तो अब सारी जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पाइडमेंट पे। और सार्डिनिया पाइडमेंट के रूलर कौन थे उस टाइम पर? किंग विक्टर इमैनुअल II, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है वॉर के थ्रू इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई कराया। अब क्यों करवाया, इसका एक ही रीज़न था, मतलब मेन दो ही वही रीज़न थे पुराने जो जर्मन यूनिफिकेशन वाले थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्हें चाहिए था और पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब राजा होकर भी ये नेशनलिज्म लाना चाह रहे थे, तो ऑफ कोर्स इनका यही जो है एक रीज़न था कि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था और पॉलिटिकल डोमिनेंस। और सेम जर्मन यूनिफिकेशन में भी जो राजा है वो खुद राजा होकर जो है यूनिफाई कराना चाहते थे जर्मनी को, तो उनका भी सेम यही था कि स्टेट की पावर बढ़े और पॉलिटिकल डोमिनेंस आ जाए यूरोप पे। सेम यहाँ पर इटली का भी है। अब जो चीफ मिनिस्टर थे केवियर, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, और लेकिन वो कोई भी रिवोल्यूशनरी नहीं थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर केवियर थे, इन्होंने पूरा मूवमेंट जो था इटली को यूनिफाई कराने का उसको पूरा लीड किया, लेकिन वो एक रिवोल्यूशनरी नहीं थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे, यानी कि ना ही वो लड़ाई से कुछ हासिल करना चाहते थे और ना ही बातचीत कर। लेकिन उनमें एक अच्छी चीज़ क्या थी कि उनका जो है फ्रेंच लोगों के साथ जो है काफ़ी अच्छा जो है एक अलायंस था, काफ़ी अच्छा जो है संबंध था, ठीक है। इसलिए उन्होंने थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक alliance with France engineered by Kever, Sardinia Parliament succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। अब उनका इतना अच्छा फ्रांस के साथ जो है काफ़ी अच्छे संबंध थे केवियर के, तो अब उन्होंने जो है एक डिप्लोमेसी के थ्रू अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, और जो है सार्डिनिया पाइडमेंट इसी तरह फिर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा पाया 1859 में। कैसे? क्योंकि केवियर का फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था, तो फ्रांस के साथ मिलके जो है उसने जो है क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। अब ऑस्ट्रियन फोर्सेस हमने पढ़ा था कि कहाँ पर रूल करती थी वो इटली में, नॉर्थ पार्ट को, यानी कि नॉर्थ का पार्ट तो अब इनको मिल गया 1859 में। अब बचा सेंट्रल और साउथ पार्ट। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब जो है अब नॉर्थ का पार्ट जो नॉर्थ का पार्ट था जिसको ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने कैप्चर किया हुआ था इटली के, उसको जो है छुड़ा लिया गया थ्रू केवर, क्योंकि केवर जो है उसने पूरा मूवमेंट लीड किया और उसने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। क्यों? क्योंकि केवर का फ्रांस के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन था, तो उसकी मदद से उन्होंने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और जो नॉर्थ का पार्ट था वो अगेन सार्डिनिया पाइडमेंट जोन में ही आ गया, यानी कि उस पर भी जो है अब इटली का कब्जा हो गया वापस, यानी कि इटली का हो गया वो वापस। अब जो सेंट्रल पार्ट था और जो नॉर्दर्न पार्ट था, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट था, उसकी बात करते हैं।
अब जो गुसिपी गरिबाल्दी एक नाम का इंसान था जिसने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ मिलकर 1860 में जो है साउथ इटली में मार्च किया। साउथ इटली में वो गए और द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़ में भी गए और वहाँ पर उन्होंने जो लोकल पीजेंट्स थे उनका दिल जीता, उनका जो है सपोर्ट जो है उनका विन किया, सपोर्ट जीता, सपोर्ट गेन किया और वहाँ से स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया। तो इस तरीके से जो है ये जो साउथ पार्ट है इसको भी जो है उन्होंने अपने सार्डिनिया पाइडमेंट जोन में, पाइडमेंट ही था ना, हाँ सार्डिनिया पाइडमेंट में ले लिया, यानी कि अब साउथ भी उनका हो गया। बचा सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट का नाम यहाँ पर आपको बताया था पोपे और यहाँ पर लिखा है पापल स्टेट। पोपे पापल स्टेट सेम है। तो ये सेंट्रल जो पार्ट था पोपे या फिर पैपल स्टेट, इसने खुद ही अपनी हार मान ली। तो अब पूरा जो है इटली यूनिफाई हो गया और जो 1861 में विक्टर इमैनुअल II को इटली का जो है किंग बना दिया गया। अब जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर इलिटरेट थी, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। इवन उन्हें इटली का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता था। वो यही सोचते थे कि इटली नहीं, ये ला टालिया है जिसका मतलब है विक्टर इमैनुअल की वाइफ। मतलब इतने ज़्यादा इनोसेंट थे। तो अब हम देख लेते हैं 4.3 लास्ट टॉपिक विच इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ। अब यहाँ पर इसका बाकी जर्मनी एंड इटली की तरह सेम जो है टाइटल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेंजली हुई है। जर्मनी इटली की तरह नहीं कि कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ, लड़ाई हुई और हो गया, नहीं। इसीलिए इसको स्ट्रेंज बोला गया है। In the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन यानी कि जो यूनिफिकेशन की फॉर्मेशन है वो ऐसे नहीं कि कोई भी सडन अपहेवल हुआ, कोई भी रिवॉल्यूशन हुआ सडनली और जो है हो गया, नहीं। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस थी, ठीक है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करते थे। जो प्राइमरी जो आइडेंटिटीज़ होती थी, मतलब जो जनरली कैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था वो था उनके एथनिसिटी से, उनके कल्चर से उन्हें जो है आइडेंटिफाई किया जाता था। पहले कोई भी 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन नहीं था। लोगों के कल्चर से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था कि जैसे इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश है, ये वेल्श बोल रहा है तो ये वेल्श है, ये स्कॉट है, ये आयरिश है, ये सब, ये जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे इनका एक अलग कल्चर था, अपना अलग एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। लेकिन जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लिश नेशन यहाँ पे इंग्लिश नेशन का मतलब है इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड था इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, पावर बढ़ती जा रही थी। तो इसके कारण जो है इसने जो है बाकी के जो आइलैंड्स थे, जो अदर नेशंस थे आइलैंड्स के, उन पर अपना कब्जा जमाना थोड़ा शुरू कर दिया। अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी जिसने मोनार्की की पावर सीज़ कर ली थी, ले ली थी 88 में, आखिरकार उसी इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसमें क्या किया कि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था उन दोनों को जोड़ दिया गया आपस में और उसका पूरे का एक नाम रख दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसमें जो है इंग्लैंड जो है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था स्कॉटलैंड में, क्योंकि जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वो डोमिनेटेड थी इंग्लिश मेंबर्स से, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मेंबर्स थे, तो उन्हीं को जो है डोमिनेंस किया जाता था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसलिए जो स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, आइडेंटिटी थी, जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनको सप्रेस किया जाता था, दबा दिया जाता था। जो भी वहाँ के जो कैथोलिक, जो भी वहाँ के मतलब डाइवर्स्ड जो कबीले वगैरह थे, जो भी उनका कल्चर था स्कॉटिश हाईलैंड्स का, जो मतलब स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जितने भी कैथोलिक क्लास थे जो वहाँ पर रहते थे, उन सबको मतलब उन सबके कल्चर को बेसिकली रिप्रेस किया, ठीक है। उनको कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं दी उनके लिए, उनके कल्चर के लिए। अब जो स्कॉटिश हाईलैंड थे उनको उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी, उनको उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो पहनने से भी रोका जाने लगा और उनको उनके घरों से भी निकाल दिया गया। भी कुछ इसी तरह का जो है चीज़ें फेस करनी पड़ी। कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, और जो आयरलैंड था वो डिवाइडेड था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। अब जो इंग्लिश लोग थे वो प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प कर रहे थे, ताकि जो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको इंग्लिश लोग हेल्प कर रहे थे ताकि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कैथोलिक कंट्री के ऊपर अपना पूरा जो है डोमिनेंस जमा ले।
ठीक है। और जो वुल्फ टोन थे और जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे, उन्होंने काफ़ी सारा रिवोल्ट किया, लेकिन वो फेल हो गए और आयरलैंड को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती के साथ फोर्सफुली जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया गया 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसमें सिर्फ इंग्लिश कल्चर को डोमिनेंस दी जाती थी। और नए सिंबल्स बनाए गए नए ब्रिटेन के, जैसे कि नया ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसका नाम था यूनियन जैक, नया नेशनल एंथम बनाया गया जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट किया गया, और जो पुराने जो नेशंस थे वो बस एज अ सबॉर्डिनेट पार्टनर जो है काम कर रहे थे इंग्लैंड के साथ। तो यही था बस बेसिकली। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विजुअलाइजिंग द नेशन, एंड उसके बाद 6th है, तो देखती हूँ। 6th भी है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, तो ये भी देख लेंगे। बड़ा तो है पर ठीक है, इसको भी लेकिन हम नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसको भी, लेकिन हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो अभी इसके बाद जो है ये जो अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो वीडियो है, इसके अलावा 2 और वीडियोज़ आएंगी, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय चैनल एनीवेयर डू।